हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बात करें ये किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं इस पेपर की, तो ये MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं, ये उनके सिलेबस के हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि ये उनका एक पेपर है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी उन लोगों की। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली थी पाठ्यक्रम संप्रेषण से रिलेटेड, तो उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो हम देखेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी करिएगा। बस इसी छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम संप्रेषण से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि पाठ्यक्रम संप्रेषण के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, इनमें किन्हीं दो की विवेचना कीजिए। या हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेके चल रहे हैं इसी से रिलेटेड कि पाठ्यक्रम संप्रेषण हेतु अंतः क्रियात्मक परिचर्चा एवं मानसिक उद्वेलन की प्रक्रिया एवं उपयोग का परीक्षण कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, तो उसमें और भी अवयव होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं केवल दो की विवेचना करूँगी। और दो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के हिसाब से पिक कर लिया है कि हम अंतः क्रियात्मक परिचर्चा और मानसिक उद्वेलन को समझेंगे। बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। नोट्स भी आपको इसी तरह प्रोवाइड जो है कराऊँगी। और यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप छोटा सा मार्जिन पे करके इससे जो है PDF लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो मानसिक संप्रेषण की अवयव यानी जो स्ट्रेटजी है, जो प्रतिमान है, युक्तियां हैं, नीतियां हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं कि कौन कौन सी युक्तियां हैं। वैसे देखिए और भी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो सिलेबस में 5 स्पेशली मेंशन है कि ये विधियाँ आपको पढ़नी है, हम केवल यहाँ पर उन्हीं विधियों को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पाठ्यक्रम संप्रेषण के अवयव या प्रतिमान या युक्तियाँ या नीतियाँ, जिसे हम इंग्लिश में जो है टाइप ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद आप लिखिएगा पाठ्यक्रम संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण अवयव इस प्रकार हैं। अब पाठ्यक्रम संप्रेषण के जो अवयव हैं उसमें हमने 5 यहाँ पे मेंशन करा है। पहला अंतः क्रियात्मक परिचर्चा, दूसरा समूह शिक्षण, तीसरा पूछताछ प्रशिक्षण, चौथा अनुभवात्मक अधिगम, पाँचवा मानसिक उद्वेलन। इसके अलावा भी और सारी विधियाँ जैसे व्याख्यान हो गया, प्रयोजन विधि हो गया, क्योंकि हम कई तरीके से जो है शिक्षक अगर आप देखें या शिक्षण प्रक्रिया अगर हम देखें तो कई तरीके से कई प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है, कई विधियों के माध्यम से भी होती है। ठीक है, तो उसमें ये दिखा गया है कि हम यहाँ पे 5 इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये 5 आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि ये 5 आपको पढ़ने हैं था, इसीलिए हम यहाँ पे केवल उन 5 को लेके चल रहे हैं। बाकी प्रयोजन विधि आप जानते ही हैं, आप व्याख्या विधि जानते हैं, क्योंकि देखिए व्याख्या विधि के माध्यम से भी आपका जो पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ाया जाता है। तो पाठ्यक्रम संप्रेषण में व्याख्या विधि भी आपकी काफ़ी मदद करती है। पाठ्यक्रम संप्रेषण क्या है? यही है ना कि पाठ्यक्रम को हमको संप्रेषित करना है, पहुंचाना है उसको। अगर कुछ पाठ्यक्रम बना दिया गया है उसका मॉनिटर करते रहना है कि उसका प्रभाव किस तरह पड़ रहा है, वो पाठ्यक्रम सही है या नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, पाठ्यक्रम का संप्रेषण हो पा रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो बहुत सारी विधियाँ वैसे हैं, लेकिन हम इन 5 के बारे में ही जानेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें भी हम आज यहाँ पे केवल 2 के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा था किन्हीं 2 के बारे में, क्योंकि 5 के बारे में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ पे हम केवल 2 देखेंगे, और वो 2 मैंने क्वेश्चन में ही रख दिया था, आपके मेंशन कर दिया था एक क्वेश्चन जिसमें कि उन 2 विधियों को हम देखेंगे। तो इनमें से हम यहाँ अंतः क्रियात्मक परिचर्चा और मानसिक उद्वेलन को एक एक करके स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। यानी हम इन 2 विधियों के बारे में देखेंगे। पहली हमारी है अंतः क्रियात्मक परिचर्चा व उसकी प्रक्रिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखिए इस तरह भी पूछ सकता है कि अंतः क्रियात्मक परिचर्चा क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछे, आपको डायरेक्टली ये कह सकता है कि अंतः क्रियात्मक परिचर्चा से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए।
तो यहाँ पे आप जो है इस तरह हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे। देखिए काफ़ी इजी है, बहुत आसान है, बस एक बार समझिएगा, आपको लगेगा कि ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो इस नीति को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे विचार विनिमय या वाद विवाद या वार्तालाप नीति या प्रविधि अर्थात डिस्कशन मेथड। तो इंटरेक्टिव डिस्कशन हो, इंटरेक्टिव का मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपस में जो है डिस्कशन हो रहा है, तो इसे हम डिस्कशन मेथड भी सिंपली कह सकते हैं, या वार्तालाप नीति हम कह सकते हैं, वाद विवाद नीति भी, या विचार विनिमय नीति भी। यानी जो अंतः परिचर्चा जो नीति है वो हम और भी नामों से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। तो सिंपली परिचर्चा का मतलब क्या हो रहा है कि आपस में बात हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो वार्तालाप में आप देखिए विचारों का विनिमय भी तो होता है, इसीलिए मुझे विचार विनिमय भी कह रहे हैं। वाद विवाद भी होता है, क्योंकि आप अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला अपनी बात कह रहा है, तो एक जो है वाद विवाद का भी सिलसिला जारी रहता है, इसीलिए हम इसे वाद विवाद भी नीति कहते हैं। तो ये अन्य नाम जो है, अगर आपको डायरेक्टली इन नामों में से भी पूछता है तो आप जो है इजीली कर सकते हैं। अब पाठ्यक्रम संप्रेषण हेतु यह एक महत्वपूर्ण विधि कही जा सकती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा था, तो एक महत्वपूर्ण विधि हम मान सकते हैं। अब ये नीति हमारी क्या है, इस नीति में क्या क्या होता है, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। तो वार्तालाप नीति शिक्षक एवं छात्रों में अंतः प्रक्रिया के अवसर बढ़ाती है। यह एक शैक्षिक समूह प्रक्रिया है। देखिए वार्तालाप हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अब एक लोगों के बीच तो हो नहीं रहा है, अकेला तो कोई है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शैक्षिक समूह क्रिया है। क्योंकि क्लास में अगर आप देखें तो अध्यापक है, विद्यार्थी हैं, तो जो एक वार्तालाप जो हो रहा है वो किस तरह की क्रिया होगी, एक शैक्षिक समूह क्रिया होगी। ये आपको समझ में आ गया। और इस नीति में क्या हो रहा है कि देखिए इंटरेक्टिव डिस्कशन क्यों बोला है, क्योंकि ये अंतः प्रक्रिया को बढ़ाती है। जो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया हो रही है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो शिक्षक को समझा रहा है, छात्र अपनी बात पूछ रहे हैं, या छात्र कुछ बता रहे हैं, अध्यापक कुछ पूछ रहा है उनसे, तो एक जो अंतः प्रक्रिया है वार्तालाप नीति में, अगर आप ये देखेंगे तो अगर अध्यापक और क्लास में इमेजिन करके चलिए कि एक क्लास है, उसमें अध्यापक गया, तो अध्यापक कुछ बता रहा है, कुछ पूछ रहा है, बच्चे कुछ बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो अंतः प्रक्रिया का जो अवसर है वो वार्तालाप में बढ़ता है, क्योंकि बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतः प्रक्रिया का अवसर वार्तालाप नीति में बढ़ता है। साथ ही ये किस तरह की क्रिया होगी, तो एक शैक्षिक समूह क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एक समूह में जो है वार्तालाप होता है। अब यह नीति अध्यापक और छात्रों के मध्य अथवा केवल छात्र के मध्य भी सफलतापूर्वक कार्य करती है। अगर हम बात करें तो क्या यह केवल शिक्षक और छात्र के मध्य हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, तो जरूरी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वार्तालाप अगर आप किसी से कर रहे हैं तो वो शिक्षक और छात्र के मध्य ही वार्तालाप होगा। अगर क्लास में अध्यापक नहीं है तो बच्चों ने सोचा कि चले हम किसी टॉपिक पे हम लोग वाद विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ताकि हम अपने जो भी हमारा डाउट है उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ या चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये जो प्रक्रिया है वार्तालाप की, आप देखेंगे तो ये छात्र के मध्य भी हो सकती है। यानी शिक्षक और छात्र के मध्य तो होती ही है, लेकिन ये छात्र के मध्य भी एकदम सफलतापूर्वक जो है कार्य करती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस नीति में कोई एक प्रकरण या समस्या ले ली जाती है और शिक्षक उस प्रकरण या विषय पर छात्रों को वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने ये देखा होगा कि अध्यापक, जैसे आपने भी ये जो है अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा पहले, कि आपको अध्यापक कल दे देता है कि ये टॉपिक है, ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, तो कल आप लोग जो है तैयार करके आइएगा। या फिर दहेज प्रथा पे हमने एक टॉपिक दे दिया कि ये अच्छा है या बुरा है, फिर अध्यापक क्या करता है, बच्चों से कहता है कि एक पक्ष जो है इसके फेवर में बात करेगा, एक पक्ष जो है इसके विरोध में बात करेगा। जैसे हमने दहेज प्रथा की बात कर दी, तो अध्यापक क्या करता है कि एक समस्या बच्चों को दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, और बच्चों से कहा कि उस टॉपिक पे आप लोग वार्तालाप करिए। तो इस तरह से देखिए वार्तालाप के लिए शिक्षक जो है प्रोत्साहित भी करता है बच्चों को। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। अब यानी डिस्कशन में एक अच्छी बात क्या होती है कि इसमें केवल बातें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो है चला गया गुस्सा होके, या कोई कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे, ऐसा कैसे इसने कह दिया, ये ऐसा कोई मेथड नहीं है। डिस्कशन में क्या होता है, वार्तालाप होती है। तो ये जो भी, चाहे छात्र का समूह हो, चाहे शिक्षक छात्र का समूह हो, इसमें सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर जो है अच्छे से डिटेल में बातें होती हैं, वाद विवाद होता है, ठीक है, विचार विमर्श होता है। तो ये हमारी होती है डिस्कशन मेथड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ओवरऑल अगर इतना अभी हम जितना टॉपिक यहाँ पे आपसे डिस्कस किए हैं, अगर उसको हम सिंपली ये बोलें तो सिंपली ये क्या होता है कि वार्तालाप नीति जो है वो शिक्षक और छात्र के मध्य भी होती है और छात्र छात्र के मध्य भी होती है। इस नीति में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें सहयोग पूर्वक जो है लोग एक दूसरे से अपनी बात जो है विचार विमर्श करते हैं और इसमें कोई भी समस्या ले ली जाती है जिससे कि जिस पर कि अच्छे से वार्तालाप के लिए शिक्षक जो है बच्चों को प्रोत्साहित भी करता है। साथ ही ये सफलतापूर्वक जो है बच्चों के मध्य जो है एक अच्छी भावना, सहयोग की भावना भी विकसित करती है और लोग अपनी बात एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। ये होता है डिस्कशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि इस विधि की सफलता के लिए ज़रूरी है कि छात्रों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले ना एक काम करती हूँ, मैं पूरा पढ़ लेती हूँ यहाँ तक, फिर उसके बाद समझाती हूँ। वो एक एक लाइन समझाऊंगी तो आपका ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे है कि वार्तालाप नीति की एक अच्छी बात यह है कि इस नीति में सभी छात्रों को बोलने और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वार्तालाप नीति वह प्रविधि है जिसमें अध्यापक और छात्र परस्पर मिलजुल कर किसी प्रकरण या समस्या के संबंध में स्वतंत्र वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर विचार विमर्श रखने की बात हो रही है, विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने की बात हो रही है, वार्तालाप करने की बात हो रही है, तो अगर ये कह दिया जाए कि नहीं तुम नहीं बोलोगे या तुमको इतना ही बोलना है, तो वो एक अच्छा वाद विवाद या वार्तालाप नहीं होता है। इसीलिए वार्तालाप की अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि वार्तालाप सफल हो तो सभी बच्चों को स्वतंत्रता हो कि वो अपनी बात रखें, अपने मन की विचारों को पेश करें, प्रस्तुत करें और सभी छात्रों को बोलने का और अपनी बात रखने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वार्तालाप अगर 2 ग्रुप बच्चों का बांट दिया गया, वार्तालाप करने के लिए कहा गया कि आप लोग अपने एक टॉपिक पे कि आप लोग अपनी अपनी बात करेंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो थोड़े से मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो वो पीछे बैठे रहते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि उन्हें बोलने का मौका ही ना मिले। तो ऐसा नहीं होता। इस नीति में ये कोशिश किया जाता है कि हर बच्चे को जो है बोलने का प्रयास करे, उन्हें प्रेरित किया जाता है कि नहीं तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, मतलब आप सभी लोग बोलेंगे अपनी अपनी बात। ऐसा नहीं कि केवल आगे की जैसे 4 लाइन में बच्चे एक ग्रुप में है, 4 लाइन एक ग्रुप में, तो पीछे वाले लाइन वाले सोचे कि हम बस बैठे रहें, हमें बोलने का मौका ना मिले। तो ऐसा नहीं है। इस विधि में प्रेरित किया जाता है कि सभी बच्चे आपस में अपनी बात रख पाएँ। तो वार्तालाप नीति की अगर ओवरऑल जैसे यहाँ पे है कि ये क्या है कि अध्यापक और छात्र जो है इसमें परस्पर मिलजुल कर जो है किसी समस्या के संबंध में अपने बातों को रखते हैं, अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करते हैं। तो आई होप कि आपको डिस्कशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान है। वार्तालाप नीति के प्रकार में 3 प्रकार है: औपचारिक वार्तालाप, अनौपचारिक वार्तालाप, संरचनाकृत वार्तालाप। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एक शब्द सीमा होती है जिसके अंतर आपको आंसर देना होता है। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं वार्तालाप नीति की विशेषता, लाभ एवं उपयोगिता। देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन को एक साथ रखा है। अगर आपसे पूछता है कि वार्तालाप नीति की विशेषता क्या है, या वार्तालाप नीति के लाभ बताइए, या वार्तालाप नीति की उपयोगिता या शैक्षिक अनुप्रयोग या शैक्षिक उपयोगिता को समझाइए, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर तीनों में से किसी भी तरह से पूछे तो आप जो है ये आंसर लिख सकते हैं। तो वार्तालाप नीति की विशेषता या लाभ एवं उसकी उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, इस नीति से छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि सभी बच्चों को प्रेरित किया जाता है बोलने के लिए, तो उनमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे निडर होते चले जाते हैं, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आत्मविश्वास जो है जागृत होता है, अच्छी बात है। दूसरा, यह नीति एक जनतांत्रिक नीति है क्योंकि ये समूह में हो रही है, सभी बच्चों को बोलने का समान अधिकार भी दिया जा रहा है, तो ये कैसी नीति होगी? जनतांत्रिक नीति। तीसरा, यह नीति छात्रों को सक्रिय बनाती है क्योंकि सभी बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, सभी को अपनी बात रखने का जो है अधिकार होता है, तो ये जो नीति है उसमें छात्र कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं, तो ये सक्रिय बनाती है छात्रों को यह नीति। चौथा, इस नीति से शिक्षक तथा छात्र निकट आते हैं तथा एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि जब वार्तालाप हो रहा है, किसी के बीच भी अगर वार्तालाप होगा तो आप जानते हैं कि वार्तालाप में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। तो यही है कि ये नीति जो है शिक्षक हो, छात्र उनको निकट भी लाती है, यानी वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये पॉइंट भी एक लाभ या विशेषता कही जा सकती है। पांचवा है, इस नीति द्वारा प्रत्येक बच्चे को अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया जाता है।
क्योंकि सभी बच्चे अपनी बात रख पाएँ, ये इस चीज़ के लिए इस नीति में हम कोशिश करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, तभी तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, धीरे धीरे वो सक्रिय बनेंगे। तो ये भी एक अच्छी लाभ या विशेषता कही जा सकती है। छठा है, यह नीति छात्रों की सृजनात्मक विशेषताओं को भी बढ़ाती है, क्योंकि सृजनात्मक में क्या होता है कि बच्चा किस तरीके से सोच पा रहा है, कितनी अलग तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो वो अलग अलग तरीके से सोचता है तो अपनी बात रख पाता है। सभी बच्चे अलग सोच पाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग एक तरह ही सोचेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, सब अलग है, सबकी सोच भी अलग हो सकती है। तो ये छात्रों को सृजनात्मक विशेषताओं की, जो उनकी सृजनात्मक विशेषता है उसको भी ये बढ़ाती है, ताकि वो अपनी बात रख पाएँ, अलग अलग तरीके से किसी टॉपिक पे सोच पाएँ। सातवां है, यह नीति छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तथा उसका उत्तर देने के लिए भी प्रेरित करती है, क्योंकि डिस्कशन में ऐसा तो नहीं होगा कि अब डिस्कशन हो रहा है, अब एक व्यक्ति जो है कहीं और ही दुनिया में बैठा वहीं पे है, लेकिन सोच कुछ और रहा है, सामने वाला अपनी बात कह रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप डिस्कशन करते हो, वाद विवाद करते हो, वार्तालाप करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की बात सुनो और फिर अपनी जो है उसका उत्तर देने के लिए आप प्रेरित रहो। तो डिस्कशन में यही होता है, ये छात्रों को क्या करती है, उनको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए भी प्रेरित करती है और उसका उत्तर देने के लिए भी प्रेरित करती है। आठवां है, यह नीति छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है, यानी उस बच्चों का जो डेवलपमेंट है, अभिवृत्ति है, उसके विकास में भी काफ़ी मदद करती है। तो आदि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 8 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे 8 पॉइंट। अगर आप वार्तालाप नीति समझ गए होंगे तो आप खुद भी इन लाभों को बता सकते हैं अपने से भी। चलिए, कुछ कमियां भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है आपसे पूछ दे कभी कभी कि वार्तालाप नीति की कमियां या सीमाएं बताइए। तो देखिए, पहला, सभी छात्र समान रूप से इस नीति में नहीं बोल पाते। वही बात है कि सभी बच्चों को प्रेरित तो किया जाता है, सभी बच्चों को कोशिश किया जाता है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो वो कभी कभी क्या होता है कि सभी छात्र समान रूप से नहीं बोल पाते, कोई ज़्यादा बोल रहा है तो कोई कम बोल पाता है। दूसरा है, इस नीति में छात्र कभी कभी विषय से काफ़ी दूर चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा ना, क्लास में जैसे शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते अचानक ऐसा होता है कि वो कहीं और किसी और कहानी बताने लगता है जिसका कि सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो इस नीति में ये होता है कि बात करते करते आप कहाँ पहुँच जा रहे हैं ये नहीं पता चलता। तो ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि वो विषय से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तीसरा, इसमें छात्रों में कभी कभी ईर्ष्या तथा स्पर्धा को भी पनपते देखा जाता है। जैसे डिस्कशन हो रहा है तो कोई बहुत अच्छे से बता रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है, या जैसे 2 ग्रुप को हुआ कि एक टॉपिक पे आप लोग बोलेंगे तो एक बहुत अच्छा बोल रहा है और एक नहीं अच्छा बोल पा रहा है, तो अगर उसमें क्या होता है कि जो अच्छा नहीं बोल पा रहा है उसके अंदर ईर्ष्या की भावना चली जाती है और एक स्पर्धा की भावना भी पनपते देखा गया है इस मेथड में। तो कुछ ये देखिए, जहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं वहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये आपने वार्तालाप नीति देख ली, कंप्लीट हो गया वार्तालाप नीति। अब हम देखेंगे मस्तिष्क उद्वेलन। तो आई होप कि आपको वार्तालाप नीति अच्छे से समझ में आ गई होगी। मस्तिष्क उद्वेलन भी देखिएगा, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है मानसिक उद्वेलन व उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, ये भी काफ़ी इजी मेथड है, काफ़ी इजी नीति है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले इसको और किस नाम से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मानसिक उद्वेलन को मानसिक विप्लन नीति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस नीति का प्रतिपादन करने का श्रेय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न को जाता है। पाठ्यक्रम संप्रेषण की यह एक अच्छी विधि मानी जा सकती है। तो ये तो ठीक है, ये तो इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें हैं नहीं। अब थोड़ा सा इसके आम शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मस्तिष्क का मतलब क्या होता है, मानसिक, और उद्वेलन का मतलब होता है हलचल। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मस्तिष्क को उद्वेलित करना, उसमें उथल पुथल मचा देना। यानी हम किसी भी बच्चे के जो मस्तिष्क है उसमें इतना हलचल मचा देना कि अगर हम जैसे मतलब हमने कुछ कंडीशन या कोई सिचुएशन या कोई समस्या बच्चों को दे दी, ठीक है, अब हम फिर उस बच्चे के दिमाग में उसके लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब उससे रिलेटेड बच्चे के दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं बच्चा वो बताता है। तो वो जो समस्या या परिस्थिति में बच्चे का दिमाग जो कार्य कर रहा है, हमने उसमें हलचल मचा दिया, वही होता है मानसिक उद्वेलन या मस्तिष्क उद्वेलन। मतलब बच्चे के मस्तिष्क को उद्वेलित कर दिया, उसमें उथल पुथल हमने मचा दिया, तो उसे हम मानसिक उद्वेलन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। ये तो शाब्दिक अर्थ है कि उसका मतलब क्या होता है कि मानसिक उद्वेलन का हम मतलब क्या, तात्पर्य क्या होता है। तो मस्तिष्क में हलचल मचा देना, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है।
अब मस्तिष्क विप्लव एक ऐसी व्यू रचना या नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। थोड़ा सा और दूसरी जो अगली पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ समझाते हैं, ठीक है। अर्थात यह एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसी परिस्थिति या साधनों का प्रयोग किया जाता है जो बालक के मस्तिष्क को इस प्रकार सक्रिय करे जिससे दिए गए कार्य या समस्या के बारे में असंख्य समाधान, विचार, सही गलत आदि उसके मस्तिष्क पटल पर अनायास ही उभर जाए। देखिए अब ये क्या होता है, ये क्या कैसी नीति है। तो मस्तिष्क विप्लव क्या है कि देखिए एक ऐसी नीति है ना, इसमें हम करते क्या है कि ऐसे हम साधन या परिस्थिति का प्रयोग करते हैं जो छात्रों की मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति और चिंतन के प्रति जो है हलचल मचा देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, हमने इस नीति में क्या किया, बच्चों के समक्ष हमने एक समस्या रखी, ठीक है। तो हम एक ऐसी परिस्थिति या साधन का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कि बच्चे का दिमाग जो है बहुत सक्रिय हो जाता है, उसके दिमाग में उस समस्या से रिलेटेड खुद ब खुद हजारों चीज़ें उसके मस्तिष्क में चलने लगती हैं और जो भी समस्या दी गई होती है उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, उसका समाधान किस तरह हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या सोच या विचार हैं, वो सब कुछ उसके बच्चे के मस्तिष्क में ऑटोमेटिक आ जाती हैं और वो अपनी बात रखता है और इससे क्या होता है कि वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो इसका प्रोसेस क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सिंपली पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि मस्तिष्क विप्लव मतलब हमने मस्तिष्क में हलचल मचा दिया। अब हलचल हम कैसे मचाते हैं, मतलब हलचल का मतलब जैसे धरती पे हलचल में क्या भूकंप आता है, उसी तरह मस्तिष्क में आ गया। हमने कोई समस्या दी बच्चे को कहा कि इस बारे में आपके क्या, आप किस तरह से इस समस्या को समाधान करेंगे, तो बच्चा उस समस्या को समझता है। उसके फिर उस अगर समस्या दे दी गई तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपसे हमने कह दिया कि आपको ये समस्या दी गई कि आपको पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपका दिमाग क्या करता है, फिर आपको देखिए जोर नहीं देना पड़ता, आप क्योंकि चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में सब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हजारों चीज़ें चलती हैं। आपके मस्तिष्क में हजारों चीज़ें अनायास से उस टॉपिक को सुनते, उस समस्या को सुनते ही आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें जो चलने लगती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इसको सही करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा समाधान हो जाएगा, प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंकने चाहिए, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा, धुआं ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पेड़ को बचाना चाहिए। तो इस तरह से हजारों चीज़ें हमारे दिमाग में देखिए चलने लगती हैं। तो मस्तिष्क विप्लव नीति यही है। इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसी परिस्थिति या साधन हम प्रयोग करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन हम प्रयोग करते हैं जिसमें कि बालक के मस्तिष्क को हम सक्रिय बना देते हैं। इतना हम उसे सक्रिय कर देते हैं कि अगर हमने जो भी समस्या उसे दी है, उस समस्या के बारे में जो असंख्य जो भी बहुत सारे उसके सोच है, विचार है, समाधान है, सही या गलत जो भी उसके मस्तिष्क में है, वो सब कुछ अनायास ही उसके मस्तिष्क में आ जाता है उस समस्या को सुनते ही। तो ये हमारी होती है मस्तिष्क विप्लव नीति। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझते हैं। जब आप प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अभी तो आपने इस नीति का क्या मतलब है वो समझा, प्रोसेस जब आप समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें देखिए छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप एवं वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखता चला जाता है। वाद विवाद, चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं, ठीक है। यानी देखिए क्या हुआ कि जैसे जो कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि हमने सभी बच्चे जो भी सभी छात्र थे हमने उनको एक साथ बैठाया, हमने अब एक समस्या प्रस्तुत करी, ठीक है, हमने एक समस्या बच्चों के समक्ष रख दी। अब फिर बच्चों को हमने कहा कि आप लोग बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो सभी बच्चे देखिए, जब आप वही होता है ना, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले में राजा होते हैं, जो आपने कहा वही सही, जो आपने कहा वही गलत, सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड है। लेकिन देखिए जब आप कई लोगों के साथ बैठते हैं, जब एक समूह बैठता है, तो अगर फिर समस्या जब प्रस्तुत की जाती है तो सबके अपनी अपनी विचार होते हैं ना, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, हमने एक सिचुएशन ऐसी परिस्थिति हमने बनाई कि सभी बच्चों को साथ में बैठा दिया और एक समस्या हमने रख दी। अब उस समस्या को हमने रखा तो सभी बच्चे जो है आपस में उस समस्या पर बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वाद विवाद करेंगे, ठीक है, अपनी अपनी बात रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब उसके बाद जो है सभी बच्चे जो है
विचार विमर्श करने के बाद, सभी आपस में बात करने के बाद अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समाधान को शिक्षक के समक्ष जो है बताते हैं। और शिक्षक क्या करता है, उस समस्या के समाधान के लिए सभी बच्चों के जो भी पॉइंट होते हैं उनको वो नोट करता चला जाता है। ठीक है, अब सभी, कोई कुछ अपना बताता है, कोई कुछ अपना बताता है, तो वो सभी बच्चों के जो पॉइंट हैं उनको वो एक एक करके लिखता चला जाता है। और जब इस तरह से वाद विवाद होता है, जैसे एक ने कहा कि हमको ये करना चाहिए, कोई समस्या जैसे हमने रख दिया, ठीक है, हमने कोई एक सिचुएशन रख दिया, जैसे अध्यापक का प्रश्न ये था कि विद्यालय में जो है अगर हमको जैसे विद्यालय में ये कहा गया कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए कि विद्यालय में बच्चे जो है बहुत एक्टिव बने, हर एक फील्ड में जो है अच्छा काम करें, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने में या अदर फील्ड में। या फिर जैसे खेल के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन रख दिया कि विद्यालय में कौन कौन से खेलों को रखा जाए और किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, ये पॉइंट रख दिया। अब सभी बच्चों ने अपने अपने बात रखे कि एक अलग क्लास पीरियड होना चाहिए खेल के लिए, अलग अलग खेलों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। और सबसे कोई कहता है कि सभी बच्चों से पहले पूछना चाहिए कि वो उनका इंटरेस्ट किस में है। तो इस तरह से सब अपनी अपनी बात रख दी है ना। तो अध्यापक क्या करता है कि उन सभी लोगों के पॉइंट को एक एक करके लिखता चला जाता है। जैसे किसी एक ने कहा कि सर जो है क्लास का पीरियड 1 घंटे का होना चाहिए, तो कोई कहता है सर ऐसा करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट पे भी असर पड़ेगा, तो इस चीज़ को हम 1 घंटा नहीं कर सकते, हमें इसे कम करना पड़ेगा। तो सबने अपनी अपनी बात रखी। तो अगर जिसकी बात सही होती है फिर हम उसकी बात को जो है सेलेक्ट करते करते हम एक ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं, एक ऐसी अवस्था पर आ जाते हैं कि जो हमारी समस्या है वो छात्र एकदम से उस समस्या को हल कर देते हैं। जैसे फाइनली जब वो वाद विवाद, चिंतन और वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा ही आएगा कि समस्या जो है वो हल हो जाती है। तो ये हमारी होती है मस्तिष्क विप्लव नीति। हमने क्या किया, छात्रों का एक समूह, हमने जो है शिक्षक ने क्या किया कि छात्रों का एक समूह बैठा दिया, अब उन्होंने एक समस्या प्रस्तुत कर दी। ठीक है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण ही टॉपिक हमने लेते हैं सिंपली। तो उस पर क्या है कि अब पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं आपस में पहले उस टॉपिक पे बात किए, सभी बात करते करते अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सभी बिंदुओं को अध्यापक क्या कर रहा है, श्यामपट्ट पे लिखता चला जा रहा है। और वाद विवाद, एक दूसरे से विचार विमर्श, वार्तालाप करते करते एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि छात्र जो है उस समस्या को हल कर देते हैं। तो ये हमारी होती है मस्तिष्क विप्लव नीति। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो हर बच्चे के दिमाग में देखिए उथल पुथल उस समस्या के प्रति मच गई कि नहीं ये ऐसा करेंगे तभी ठीक होगा, नहीं दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ऐसे करेंगे तभी ठीक होगा। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सभी जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं उस बात करते करते आपस में एक पॉइंट ऐसा आता ही आता है कि जो है हमारा जो समस्या है उसको हम हल कर पाते हैं। तो ये हमारी होती है मस्तिष्क विप्लव नीति। अर्थात इस विधि में छात्रों को समस्या दी जाती है तथा छात्रों को समस्या समाधान करने के लिए कहा जाता है। समस्या समाधान से संबंधित जो भी विचार जिस छात्र के दिमाग में आते हैं वे उन्हें प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विचार के बारे में तर्क वितर्क किया जाता है। सही सिद्ध होने पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है अथवा अस्वीकार कर दिया जाता है। जैसा भी मैंने कहा ना कि सब आपस में बात कर रहे हैं, कोई अपना बात कर रख रहा है तो कोई कह रहा है नहीं सर ऐसे करेंगे तो इस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो यानी सब जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो जो भी पॉइंट लिखा जा रहा है, जैसे सभी छात्र के दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आएगा तो अपनी बात कोई रख रहा है, उन्हें प्रस्तुत कर रहा है, तो अध्यापक उस चीज़ को पॉइंट करके चलो लिख दिया कि हाँ इनके हिसाब से ये होना चाहिए। तो दूसरा कह रहा है नहीं सर ऐसा करेंगे तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, तो फिर वो उस चीज़ को काट के फिर अपनी बात रख रहा है। तो होता क्या है कि जिस छात्र के दिमाग में जो बात आती है वो उसे प्रस्तुत करता है, तो उस चीज़ पर जो उसने विचार रखा फिर उस चीज़ पे बाकी बच्चे बात करते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उस चीज़ को स्वीकार कर लिया जाता है, नहीं होगा तो उस चीज़ को अस्वीकार कर दिया जाता है। नहीं कि ये पॉइंट गलत हो गया है, आप कोई दूसरा पॉइंट बताइए, ये चीज़ तो गलत प्रूफ हो गई। तो फाइनली आप देखेंगे कि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है कि हमारी जो समस्या है वो हल हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये नीति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप खुद बताएं कि इस नीति में क्या हो रहा है कि बच्चों का जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ रही है, बच्चे की सोचने की कैपेसिटी बढ़ रही है, बच्चे की जो है बच्चा इसमें एक्टिव हो रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, अलग अलग जो है तरीके सोच रहा है समस्या को सुलझाने का। तो हम कह सकते हैं ना कि मानसिक विप्लव समस्या समाधान की सबसे क्रिएटिव तरीके में से एक है।
क्योंकि बच्चा इसमें हर बच्चा अपने अपने तरीके से सोच रहा है, अलग अलग तरीके से सोच रहा है। अगर उससे लगता है कि नहीं ये पॉइंट गलत हो गया तो फिर उस चीज़ के बारे में फिर वो अलग से सोचता है। और जब ग्रुप में रहते हैं तो उसे अलग लोगों के पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से भी सोचने लगता है। तो हम ये कह पाते हैं कि ये जो नीति है एक बहुत ही क्रिएटिव तरीकों में से एक है। अब इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है और साथ ही इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब इसमें बालकों को कंट्रोल नहीं किया जाता कि तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, या तुम कम बोलोगे, तुम कम बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सभी बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए या समस्या से रिलेटेड, आप उस चीज़ को बेहिचक बताएं। ठीक है, तो ये हमारी होती है मस्तिष्क विप्लव नीति। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो जैसा मैंने कहा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट इसी में है मानसिक विप्लव नीति की विशेषता, लाभ एवं उपयोगिता को। तो यहाँ पर जो है इस नीति की विशेषता, लाभ या उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। चाहे आपसे विशेषता पूछिए, लाभ पूछिए, उपयोगिता पूछिए, आप बिल्कुल ये आंसर दे सकते हैं। पहला क्या है, इसके द्वारा छात्र अपने विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति करते हैं, यानी सभी बच्चे अपनी अपनी बात रखते हैं, सभी बच्चों को समान अधिकार होता है अपनी अपनी बात रखने का, यानी सबको मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। दूसरा, इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं क्योंकि सभी बच्चों को जो है अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सभी बच्चे वो समस्या के प्रति अपने अपने सोच, अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो सभी बच्चे कैसे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तीसरा है, इसके द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, क्रिएटिव बनता है इस मेथड के थ्रू, तो उसकी जो मानसिक शक्ति है उसका भी विकास होता है। चौथा है, यह छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन के लिए प्रेरित करती है, यानी बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने अपने स्वतंत्र रूप से किसी समस्या के बारे में चिंतन करें, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है इस नीति के थ्रू। पाँचवा है, इससे छात्रों में सामूहिक रूप से चिंतन तथा कार्य करने की आदत का विकास होता है क्योंकि सभी बच्चे ग्रुप में बैठे होते हैं, अपने अपने बातों को रखते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो सामूहिक रूप से जो है चिंतन का और कार्य करने का जो आदत है उसका भी विकास होता है। इसकी सहायता से छात्रों में आत्मविश्वास, सृजनात्मकता आदि गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है क्योंकि इसमें सभी बच्चों को बोलने का अधिकार होता है, अलग अलग तरीके से वो सोच पाते हैं, तो क्रिएटिव तो बनते ही हैं, यानी सृजनात्मक तो होते ही हैं, साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है उसको पेश कर पाए, प्रस्तुत कर पाए, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और सृजनात्मकता की जो क्वालिटी है वो भी विकसित होती है। सातवां है, छात्रों में समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होता है, मतलब बच्चों में इस कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाता है कि आप समस्या को सुलझा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। आठवां है, इसके द्वारा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है क्योंकि जो ग्रुप में हो रहा है तो सभी वो आपस में जो एक सामाजिक जो गुण है कि समूह में कार्य करने का, एक दूसरे की बात सुनने समझने का, तो एक सामाजिकता की जो भावना है उसका भी विकास होता है छात्रों में। नवा है, इससे छात्रों में विचारने, संश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता का विकास होता है, यानी किसी टॉपिक पे विचार करने का, चीज़ों को कलेक्ट यानी संश्लेषण करने का और फाइनली एक डिसीजन पे आने का जो एक गुण है उसका भी इसके थ्रू विकास होता है कि फाइनली वो एक निष्कर्ष पर पहुँचे, इस भी क्षमता का उनके अंतर्गत विकास होता है। तो इत्यादि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ओवरऑल मैंने 9 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। आई होप कि आपको सारे समझ में आए होंगे। कोशिश किया है आसान शब्दों में समझाने की, फिर भी अगर कुछ भी डाउट है या कहीं पर भी कमी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं, साथ ही दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो बस अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।